हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आर के पाल स्वागत करता हूं आपके अपने एक चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में। जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए, स्पेशली ग्रुप डी के लिए एक सीरीज चलाए हुए थे जिसका नाम था दस्तक सीरीज। दस्तक सीरीज के नाम से स्टार्ट हम लोग किए थे जनरल साइंस, उसमें बायो। लगभग आपको 25 मार्क्स देखने को मिलते हैं ग्रुप डी में, जिसमें से मैं 20, अगर ये जो क्लासेज अगर आप देख लेते हैं तो 20 से 23 नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और हम लोग एक चैप्टर और उसका PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे थे। वही प्रोसेस था, एक चैप्टर लगभग एक हफ्ते में 3 क्लासेज आपको देखने को मिलती है, जिसमें से 2 लेक्चर का वीडियो होता है जो थ्योरी बेसिस पे होता है, और उसी बेस पे थ्योरी पढ़ के तुरंत आपको PYQ और उससे जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो मैं करा देता हूँ, ताकि उसमें वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। तो एकदम तरीके से अच्छे से सीरीज चल रही है और आप लोग का प्यार भी मिल रहा है। तो इसी तरह से आप प्यार बनाए रखें और क्लास को देखें, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। उसी सीरीज़ को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हम लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर देख रहे थे, आर हिटेगर के अनुसार, जिसमें 5 तरीके से बांटा गया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। तो 5 तरीके से उसको बांटा गया था, प्लांट एंड एनिमल और मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ लिए थे, प्रोटिस्टा के बारे में, मोनेरा के बारे में और फंगी के बारे में, तीनों पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली केवल प्लांट किंगडम देखेंगे और इसके बाद से एक और आपका वीडियो आएगा जिसको एनिमल किंगडम में हम लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको एक पार्ट में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आपको यहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ जो आपको देखने को मिलती है क्वेश्चन वहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम में जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, किंगडम का मतलब ही क्या होता है? साम्राज्य, राज्य करने वाला। तो नाम से ही पता चल सकता है प्लांट मतलब इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी आ जाएंगे, तो उसको हम लोग प्लांट किंगडम बोलेंगे। प्लांट किंगडम में छोटे से बड़े पेड़ पौधे, एक छोटा सा दूब है, दूब से लेके बरगद तक जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी? शामिल हो जाएंगी। तो प्लांट किंगडम आप समझ पाए। प्लांट किंगडम को सबसे पहले हम थोड़ा सा एक माइंड मैप से समझ सकते हैं। पहले माइंड मैप से देखेंगे, फिर बारी बारी से सबके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। प्लांट किंगडम में अगर हम देखें तो बांटा कैसे गया देख लीजिए। एक तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कितने रूपों में इसको बांटा गया है? तो 5 तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं प्लांट किंगडम को। एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, प्लस जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। 5 तरीके से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। उसी में देखिए, आइए सबसे पहले देखेंगे एल्गी। एल्गी को अगर बांटा जाए तो 3 तरीके से ये पाया जाता है, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में और रेडोफाइसी में। 3 तरीके से, यानी लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। 3 तरीके से वो आपको देखने को नीला 3 तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें ब्रायोफाइटा को अगर बांटते हैं तो ब्रायोफाइटा में भी 2 तरीके के आपको पाए जाएंगे, लाइववुड और मॉसेस। 2 तरीके का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। टेरिडोफाइटा को अगर बांटते हैं तो इसको हम लोग 4 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो साइडोफाइटा में बांटा जाता है, लाइकोफाइटा में बांटा जाता है, स्पेनोफाइटा में बांटा जाता है और प्रीटोफाइटा में बांटा जाता है। तो इसमें खाली टेरिडोफाइटा है, प्रकार उसका कम पूछता है। एल्गी का प्रकार है इंपॉर्टेंट, वो ज़रूरत है। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म को अगर देखें तो जिम्नोस्पर्म को अगर हम बांटते हैं तो जिम्नोस्पर्म को भी हम लोग 4 रूप में बांटते हैं। एक तो सेडिसेल, कॉन्फिडेंशियल, ग्लाइकोकोल्स और जेनेटियल में, इसमें हम लोग बांटते हैं। सबको जानेंगे, अभी तो ये थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर है।
अब बच गया एंजियोस्पर्म। सबके प्रकार हैं कुछ ना कुछ पांचों के। एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में देखेंगे यहाँ पे दिखाया गया है, एंजियोस्पर्म को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक मोनो डाइकोट और एक मोनोकोट। किसमें? डाइकोट और मोनोकोट। यहाँ आपको डाइकोट और मोनोकोट दिख गया, इसका मतलब इसमें बीज पाया जाएगा। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? बीज पाया जाता है, और एंजियोस्पर्म में बीज नहीं पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल मस्टर्ड, सल्फर और इसमें ग्रास, केटल्स इत्यादि आ जाते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। समझ पाए इसको कैसे बांटा जाएगा? तो सबसे पहले बांटने का ये अगर तालिका याद कर लेते हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। शुरुआत करते हैं अब शैवाल से। शैवाल एल्गी होता क्या है वाकई में? तो यहीं से शुरुआत करेंगे। एल्गी, एल्गी क्या है? ये सरल कोशिकीय जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाएगा। किससे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ये बनाता है। एक कोशिकीय जीव होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, और इसको शैवाल के अध्ययन हम जिसमें करते हैं स्टडी ऑफ एल्गी, तो उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन देता है, इसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल युक्त होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। और होता कैसा है? तो ऑटोट्रॉफ होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफ। बात करें इसके निवास स्थान की, पाया कहाँ कहाँ जाएगा? तो ये इसका शरीर जो होगा ना वो थैलोइड होता है, थैले के रूप में पाया जाता है। कैसा होगा? थैला के रूप में, थैलस के रूप में। जलकुंभी देखे होंगे आप, उसी तरह से। और ये ताज़े जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरने, कीचड़, नदी, तालाब में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? नदी में रहेगा, तालाब में रहेगा, सभी जगह पे जल जहाँ है वहाँ ये पाया जाता है। और गति करने के लिए इसमें एक पाया जाता है क्या? फ्लैजिला, जिससे वो आराम से चल सकता है। कुछ में होता है, सब में नहीं पाया जाता है। बर्फ पर भी ये पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रेप्टोफाइट्स, तथा चट्टान पर पाया जाता है, जिसको हम लोग लिथोफाइट्स कहते हैं। यानी ये धरती का कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये पाया नहीं जाता है। समुद्री जल, गर्म जल के झरना, कीचड़ में, नदी में, तालाब में। इसके अलावा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो बर्फ़ पर पाया जाएगा तो उसको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं, और इसके अलावा चट्टान पे पाया जाएगा तो उसको लिथोफाइट्स बोला जाएगा। तो समझ गए? तो ये कुल मिला जुला के ये शैवाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो आप जान गए। लक्षण क्या है? तो इसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखिएगा, इसका बॉडी जो होता है ना वो सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का आपको देखने को मिलता है। और इसमें सेल वाल पाया जाएगा। दूसरा कि इसमें जो भोजन पदार्थ होगा ना वो स्टार्च में, जिसमें सेलुलोज पाया जाएगा वो भोजन स्टार्च में, मंड में क्या करता है? ये करता है, स्टोर करता है। और इसमें यूनिसेलुलर होता है, तो निषेचन के बाद कोई एम्ब्रायो नहीं बनता है। निषेचन के बाद कोई एम्ब्रायो नहीं बनता है, ऐसे एक्सपोल प्रोडक्शन ही होता है इसमें। और ये अधिकांश देखिएगा तो अब देख सकते हैं, भोजपुरी भाषा में काई बोलते हैं, काई इसको कहा जाता है। काई आप देखे होंगे, पानी जैसे जगह है, नल वगैरह है नदी के किनारे, वो आप देखे होंगे, हरा से जो दिखाई देता है ना वो वही है। तो समुद्री तथा लवण जल दोनों जगह पे पाया जाएगा। नमी स्थान पे भी पाया जाएगा। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल हर स्थिति में पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये क्या कर सकता है? ये भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। अभी इस शैवाल को अगर देखें मुख्य रूप से तो इसका प्रकार, एल्गी का प्रकार देखें तो कितना होगा? 3 तरह का होगा। मैंने बता के भी लाया था 3 तरह के पाया जाएगा। एक तो ग्रीन होगा, एक रेड होगा, एक ब्राउन होगा। ठीक है, 3 तरीके का होगा। ग्रीन वाले को हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ग्रीन वाले को क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसी कहेंगे। रेड वाले को क्या कहेंगे? नाम से ही पता चलेगा, रेडोफाइसी कहेंगे। और ब्राउन वाले को फीडोफाइसी कहा जाता है। शैवालों में देखिए ये चीज़ मैं बताया, जो शैवाल में 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाएंगे, हरा, लाल और भूरा। कैसा कैसा? GRBG। RBG से आप याद रख लीजिएगा, रेड, ब्राउन और ग्रीन। 3 तरह के RBG से आप याद कर लीजिएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हरा, लाल, नीला को प्राथमिक रंग भी बोलते हैं। प्राथमिक रंग इसमें आ जाता है। फिजिक्स में आप चले जाइएगा तो प्राथमिक रंग उसको बोला जाता है हरा, लाल और नीला को। RBG से आप ले सकते हैं। और इसको अगर बांटें तो 3 तरीके से बांट सकते हैं। मैंने बताया 3 तरीके नहीं, एक नीला भी होता है जिसको नीला रेड शैवाल कहते हैं।
एक तो क्लोरोफाइसी, एक रेडोफाइसी और एक फिगोफाइसी और एक साइनोफाइसी, नीला जिसमें पाया जाता है सिगोफाइसी। मुख्य रूप से इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, कलर के अकॉर्डिंग बांटे तो 4 तरह का। सिनोफाइसी भी एक होता है जिसको हम लोग नीला शैवाल भी कहते हैं। ये 4 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। चारों को आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक ये दिख गया, एक ये दिख गया, एक ये दिख गया, एक ये दिख गया, चारों देखने को मिल गया। इसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हैं ये मिला, ये मिला, ये मिला, मिला, पहचान कर लीजिएगा आप। और ये देखे होंगे ना, हर जगह आपको दिखाई देते हैं, और ये कभी आपको कुआं वगैरह में ज़्यादा दिखाई देगा। अब देखिए, शैवालों में अगर बात करें हम प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की, तो कितने तरीक़ों से रिप्रोडक्शन होता है शैवालों में। तो एक तो वेजिटेटिव होता है, इसमें वेजिटेटिव यानी तन्नों द्वारा। तो शैवाल में कायिक प्रजनन क्रिया खंडन, हार्मोगोन, प्रोटोनीमा द्वारा, एकाइनेट के द्वारा भी होता है। एकाइनेट याद रखिएगा, प्रोटोनीमा याद रखिएगा, हेमोजोन पूछता है, हार्मोगोन पूछता है कभी कभी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी होता है, तो इसमें स्पोरोजेनेसिस होता है, अचल होता है, हिप्नोस्पोर होता है और एंडोस्पोर, 4 चरण में ये आपको देखने को मिलता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कहाँ पे होता है तो विषमयुग्मक हो जाएगा, एंजियोमासिस और ओजेमेसिस के द्वारा भी हो सकता है। आवास की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो मैं बता के लाया कि ताजे दल, समुद्री जल, झरना, नमीयुक्त स्थान, कीचड़, नदी इत्यादि में ये चट्टान पे भी ये पाया जाएगा। अब इसका महत्व क्या है, आइए देखते हैं। शैवाल का आर्थिक महत्व, यानी इसका उपयोग हम करते कहाँ हैं, कहाँ हमारे लिए शैवाल उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, उसी विषय में हम लोग जानेंगे। जापान के निवासी अल्वा नामक भूरे शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। इस कारण अल्वा को समुद्री सलाद भी कहा जाता है। एक शैवाल का ही ये प्रजाति है, एग्जाम्पल है, जिसका नाम है अल्वा। तो ये पाया जाता है, अल्वा पाया जाता है, इसको समुद्री सलाद भी हम लोग कहते हैं। चीन के निवासी नॉसेस्टॉक नामक शैवाल को भोजन के रूप में ये लोग प्रयुक्त करता है। स्कॉटलैंड में रोडोमिया प्लामेटा नामक शैवाल का प्रयोग तंबाकू की भांति किया जाता है। स्कॉटलैंड जगह है जहाँ पे रोडमेरिया प्लामेटा नामक शैवाल का उपयोग तंबाकू में किया जाता है। चीन के निवासी इसको नॉस्टॉक नामक शैवाल को भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। जापान के निवासी पोरिफेरा को शैवाल के रूप में भोजन में प्रयोग करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में देखें, अम्लिकस नामक शैवाल का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग आगे देखें तो आगे कोनरस नामक शैवाल, आयरिश अंगर जो होता है, जिसका उपयोग चॉकलेट बनाने में एमल्सिफाइंग कारक के रूप में भी किया जाता है। शैवाल में कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए, सी, डी, ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। कि भोजन के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो वो इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर शैवाल, अगर ये बहुत बार आता है, क्वेश्चन पूछता है। लाल शैवाल होता है, उससे प्राप्त करते हैं, जो लेबोरेटरी में इसको उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए। और जेल आइसक्रीम जो बनता है, उसमें भी जेल जो बनता है बॉडी पर लगाने के लिए, उसमें काम करता है। यह पदार्थ तापरोधक होता है, ध्वनि रोधक होता है। कृत्रिम रेशा में इसका काम किया जाता है। चमड़ा, सूप, चटनी में भी काम किया जाता है। अगर इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ग्रेस्टलिया तथा नामक शैवाल से इसको प्राप्त किया जाता है। अगर और लाल शैवाल होता है, इसका हम लोग पत्ता देखते हैं ना, छठ में जो पत्ता होता है, अलता का पत्ता जिसको हम कहते हैं, वो शैवाल ही होता है, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। सरागासम नामक शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किए जाते हैं। इससे ऊन भी बनाया जाता है, कहाँ पे, जापान में। एलिजन नामक पदार्थ शैवाल प्राप्त किए थे, जो वेल्केनाइजेशन, टाइपराइटर, रोलर तथा अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में काम आता है। इस शैवाल का उपयोग, एलिजन है, इसका उपयोग वेल्केनाइजेशन में किया जाता है। टाइपराइटर जो टाइप करते हैं वहाँ उपयोग किया जाता है। रोलर जो होता है वहाँ पे, जो फिल्म का निर्माण होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। शैवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर जगह भी आपको शैम्पू में भी देखने को मिलता है कि शैम्पू, हम लोग जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें देखने को मिलेगा शैवाल तो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केराडस नामक शैवाल जो होता है, केराटिन नामक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, जो श्रृंगार प्रदान में
और कस्टमेटिक में श्रृंगार जितना भी होता है, लिपस्टिक आपका हो गया, बिंदी, शैम्पू, जूते की पॉलिश इत्यादि बनाने में इसका उपयोग शैवाल का किया जाता है। लेमनेरिया नामक समुद्री शैवाल आयोडीन से प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन से प्राप्त किया जाता है तो आपको उसमें नमक में यूज भी किया जाएगा। भूरे शैवाल पोटेशियम क्लोराइड नामक पदार्थ उपस्थित, इस कारण इनमें से पोटेशियम लवण को आगे क्या किया जाता है, निकाला जाता है, यानी नमक निकाला जाता है। यहाँ से शैवाल में भूरे शैवाल पाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड में, वहाँ से निकाल लिया जाता है पोटेशियम के रूप में। शैवाल में जो क्रिया होगी वो फर्मेंटेशन होता है, जिसको हम लोग किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। इसे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक देखिए कहाँ कहाँ ये उपयोग कर रहा है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये पाया नहीं जाता है, और हर जगह लगभग इसका काम है। अब पौधों में देखिए, पौधों में भी इसका काम है। एनाबीना का नाम आप सुने होंगे, एनाबीना जो होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सन में काफ़ी हेल्प करता है। तो से ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में बता के ला रहा था उधर कि नीला भी होगा। इसका उपयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ में परिवर्तित करने में होता है। उपजाऊ मतलब क्या कि अगर कोई भूमि ऊसर हो गई है, खेती वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इसका उपयोग करके उसको उपजाऊ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। एनाबीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर एनाबीना हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी रखिएगा। और आगे है, और आगे देखेंगे। अब ये दवा में भी काम में आएगा, काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग है। आर्थिक महत्व भी मैं इसको बताऊँगा, और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लोरेला एक जगह है, क्लोरेला नमक शैवाल भी क्लोरीन से प्राप्त किया जाता है, जो एंटीबायोटिक में उपयोग किया जाता है। सारागासम मैंने बताया भूरा शैवाल है, और लाल शैवाल मवेशियों के चारों फूडर के रूप में प्रयोग में की जाती है। भोजन के रूप में शैवाल का उपयोग सारागासम जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरेला इंपॉर्टेंट है, एनाबीना इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है। ये कुछ है जिसको याद रखिएगा। क्लोरेनिन इम्पोर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी इम्पोर्टेंट है। ये सारे मैं जो नीचे बताया हूँ ना 5-6-7 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम में अगर से क्वेश्चन पूछा था। एनाबीना का क्वेश्चन रेलवे में एनटीपीसी में पूछा हुआ था। यूपी टेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन किया था, ये शैवाल वाला मवेशी वाला न्यूट्रिशन करके। क्लोरेला वाला जो था ये टेक्नीशियन में क्वेश्चन आपको पूछा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, शैवाल एल्गी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और मैं सारा चीज़ को मैं बता ही दिया। अब आइए इसका आर्थिक महत्व देखते हैं कि इसका आर्थिक महत्व है क्या। तो आर्थिक महत्व देखेंगे तो इन पौधों में पानी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जानते हैं इसमें मुझे इतना समय लगा, लगभग 4 घंटा इसको बनाने में, इसका पीडीएफ बनाने में 4 घंटा मुझे लग गया है इस चैप्टर में। बाकी चैप्टर में मुझे इतना समय नहीं लगता, लेकिन इसमें लगभग 4 घंटा लग गया। 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं केवल पीडीएफ बनाया, फिर रिकॉर्डिंग करने में आपको समय लग रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। इन पौधों में पानी को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका प्रयोग बाढ़ को रोकने में भी किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाढ़ को रोकने में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पौधे इस पानी को क्या करता है, सोख लेता है, रोकेगा। साथ ही इसमें मिट्टी के कटाव को रोकने का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आ जाएगा। और पिट ऊर्जा नाम के ईंधन एंटीसेप्टिक के तौर पे भी किया जाता है। पिट ऊर्जा नाम के ईंधन में काम किया जाता है, और एंटीसेप्टिक भी तैयार इससे किया जाता है। लिवरवुड एंड हार्डवुड क्या है, आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए लिवरवुड ऑफ लाइफ साइकिल, आपको शैवाल का ही लाइफ साइकिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैसे होता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है, सारी चीज़ को बताया गया। मेल हो गया, फीमेल हो गया, थाइलस के रूप में पाया जाएगा, और ये मिलेगा गैमेटोफाइट से मिलेगा मेल फीमेल। और फिर यहाँ पे क्या करेगा, उसका हेड और इसका हेड, दोनों का हेड मिलेगा, यहाँ से स्पर्म रिलीज करेगा, और स्पर्म रिलीज करके फिर क्या करेगा, फिर आगे जाके उधर टूट के फिर शैवाल बना देगा राइजोपस इस तरह से। तो ये साइकिल इसमें चलता रहता है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, उस तरह से आपको पूरा ये देखने को मिलता है, फिगर में आप देख लीजिएगा। अब आते हैं अगला टॉपिक, इसमें शैवाल ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक आपका जो होगा वो होगा टेरिडोफाइटा। कौन सा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में देखिएगा बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड
डिजिटल बोर्ड पे जैसे आएंगे तो इस चीज़ को आप मैं मार्कर से लिख के और बताता हूँ तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाते हैं। और बहुत जल्द हम लोग उस पर आएंगे, बहुत जल्द। टेरिडोफाइटा में देखेंगे, इसमें क्या होगा, टेरिडोफाइटा में फूल और बीज, सीड दोनों नहीं पाए जाते हैं। सीड भी नहीं पाया जाएगा, फूल भी नहीं पाया जाएगा, दोनों चीज़ नहीं पाए जाते हैं। जैसे क्लब मास, हास्टेल्स, फर्न का पौधा, ये सारी चीज़ होता है। उस तरीके से हम टेरिडोफाइटा को देखें तो 4 तरीके से हम लोग बांटते हैं। एक तो साइलोप्सिफ्टा, लाइकोपिस्टा, स्पिनोपिस्टा और टेरिपिस्टा, 4 तरीके से इसको हम लोग बांटते हैं। साइलोपिस्टा में देखेंगे तो साइलोटम हो जाएगा, लाइकोपिस्टा में तो लाइकोपोडियम हो जाएगा, स्पिनोपिस्टा में देखेंगे तो इक्विसेटम हो जाएगा, और टेरोपिस्टा में देखेंगे तो ड्रायोपेटिस या फर्न हो जाएगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, उसका है टोटल सलंजीला है, ड्रायोपाइटा है, एडेंटियम है, पीटर है, ये एक्जोकियम है, फर्न, यही सारा चीज़ है आपको देखने को मिल जाएगा। नागफनी जिसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा आगे और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा नोट्स इधर उधर हो गया, वो सवाल वाला ही इसमें आ गया, छूट गया था। सबसे छोटा उसके सवाल है समुद्री घास इसको कहते हैं, इस सवाल इसमें आ गया। इसमें नाइट्रोजन फिक्सन में जो सवाल होता है नील, ये देखिए PDF इधर उधर हो गया है, हो नहीं, इसी का है टेरिडोफाइटा में ही देखने को आपको मिल रहा है ये। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नीलहरित शैवाल धान के खेतों में पाया जाता है। और ट्राइकोडेरियम इरिथ्रोरियम जो है नीलहरित शैवाल लाल सागर में पाया जाता है, एरेट प्रदान करते हैं। इससे लाल सागर का नाम दिया गया इसी शैवाल के वजह से, उसमें लाल सागर के वजह से ज़्यादा होता है। और क्लोरेनामा जो है वो स्पेस एल्गी में इसका उपयोग किया जाता है। भोजन जो अंतरिक्ष यान जो होते हैं ना, कह रहे हैं क्या छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा आता है। इसको का अगर वो भोजन प्रोटीन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। नीलहरित शैवाल का साइनोबैक्टीरिया नया नाम है। बार पर उगने वाले को हम लोग कैराफेटिक शैवाल बोलते हैं, और इसको गेंट कैल्प्स भी कहते हैं। और लिंगबिया आदि शैवाल के कारण ये बनते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए टेरिडोफाइटा खत्म हुआ, अब आते हैं ब्रायोफाइटा पे। इस पर अब आएंगे ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा दोनों जगह पाया जाएगा, ज़मीन पे भी और पानी पे भी। लिवरवर्ट, हर्नवर्ट, मांस आदि उभयचर होंगे। जब दोनों पे पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फीबिया बोलेंगे, उभयचर बोलेंगे। और ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में इसमें प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। इसका मुख्य पौधा इग्मोकोभिड होता है। इस वर्ग के सदस्य आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा जो होता है डासेनिया होता है। कौन सा, डासेनिया। और सबसे छोटा पौधा धरती का पहला पौधा यह है, जिसके कारण मूलवास को छोड़कर शेष भाग में हरित लौक होते हैं, जिसके कारण ये स्वपोषी होता है। जड़ में छोड़ दिया जाए, बाकी सब जगह पे ये पाया जाता है। इसमें जो जनन होगा वो कैसे होगा, तो खंडन होगा जेमा द्वारा, ट्यूबर और इसके द्वारा होगा। इसमें तन्ने में पत्तियों की तरह रचनाएं मिलती है, किंतु तंतु की तरह कई रचनाएं निकलती हैं जिन्हें मूलांग कहते हैं। ये पौधे को स्थिर रखने तथा मृदा से खनिज लवण में सहायता करती है। अब अगर हम इसका वर्गीकरण करें, ब्रायोफाइटा का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। 3 भाग में देखें तो हिपेटोकैपिसिडा या लिवरवर्ट, इसके अंतर्गत रिक्सिया, मार्कनेसिया, पोरेला ये पाया जाएगा। एंथोसेटोपिसिडा में या हर्नवर्ट में इसको बांटेंगे तो इसके अंदर एंथोरिस भी कहा जाएगा। और 1 मिनट। और तीसरा जो पाया जाएगा, तीसरा वो ब्रायोफाइटा या मॉस पाया जाता है। इसके अंतर्गत प्यूनेरिया इत्यादि आ जाएंगे। हम देख लीजिए, इसमें समझिए, इसमें दिया हुआ आगे क्या कि पौधे सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब दूसरों से भोजन प्राप्त करें। इनमें पौधों के स्पोरेंजिया में उत्पादित होता है। जिसमें स्पोरेंजिया बनेगा उसको हम लोग स्पोरोफिल कहेंगे। जीनों का परिवर्तन भी इसमें दिखाई देगा। और गैमेटोफाइट में नर और मादा जननांग मौजूद रहेंगे। जाइगोस्पोर जाइगोट के माध्यम से बनेगा।
महत्व क्या है, तो ये पौधे घरेलू पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल इसको किया जाता है, जबकि इनके बीजों का इस्तेमाल दवाओं के तौर पे किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो दवा के रूप में करते हैं, जबकि घरेलू पौधे में चारों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे, चारा के रूप में और दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम अगला किस पे थे, तो अगला थे हम लोग जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पे आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या है, इसमें बीज जो होगा अनकोटेड होगा और ओवरी का पूर्ण अभाव होगा। दोनों चीज़ें नहीं पाया जाएगा, अनकोटेड होगा, अनावृत बीज भी नहीं होगा और ओवरी भी नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, होगा लेकिन विकसित नहीं होगा। उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, सेड्रस देवदार का पौधा हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि इसको हम लोग 12मासी पौधा बोलते हैं। 12मासी बराबर ये पूरे साल आपको देखने को मिलता है। तो ये पौधे 12मासी और जीरोफाइटिक होते हैं और इनमें स्पष्ट रूप से वार्षिक बल्लभ पाए जाते हैं। रिंग की तरह से रचना पाए जाएंगे, इसलिए इसको 12मासी भी बोला जाता है और जीरोफाइटिक बोला जाता है। और इसमें जो परागण होगा वो कैसा होगा, एयर के द्वारा होगा, एयर के द्वारा होता है, एयर पोलिनेशन होता है। और एक से अधिक एम्ब्रायो बनेंगे, क्योंकि एयर से एक जगह से दूसरी जगह ही जाते हैं, इसलिए इसमें भ्रूण जो बनता है एक से अधिक बनता है। ओवरी विकसित नहीं होता है, फिर भी इसमें एम्ब्रायो बनता है। एक भ्रूण में एक या एक से अधिक बीज पत्र, कोटिलेडन्स हम जिसको कहते हैं, बीज पत्र रेडिकल और फ्लेमेल के साथ इसमें पाया जाएगा। सीधा पाया जाएगा या रेडिकल पाया जाएगा, बीज पत्र पाया जाएगा, बीज नहीं पाया जाएगा, ये याद रखेंगे। साइकस के तनों से मंड स्टार्च, हम लोग जो खाते हैं ना, खाजा जिसको कहा जाता है ताड़ से, उसको स्टार्च के रूप में निकाल कर खाते हैं। साबूदाना सेगों का निर्माण किया जाता है साइकस से ही, साबूदाना हम लोग उपयोग करते हैं। और ये गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा दिया जाता है साबूदाना। चीड़, सुकिया, देवदार, फर, स्प्रूस आदि की लकड़ी में महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाए जाते हैं। नहीं कहा था, सागवान है, चीड़ का, देवदार का, इस सब का उपयोग लकड़ी में फर्नीचर बनाने में किया जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, ये तारपीन का तेल वाला क्वेश्चन आपको दिया था, पूछा था किससे निकाला जाता है, तो वो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। में VI लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वहीं से प्राप्त किया जाता है। तथा जूनिपेरस की लकड़ी सेंडकाट तेल से प्राप्त किया जाता है, देवदार से ही प्राप्त किया जाता है। दो चीज़ें निकली, चीड़ से निकलेगी तारपीन का तेल और देवदार से वो सेड का तेल निकलेगा। इफेड्रा के रस से इफेड्रिन नामक एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग दम्मा तथा खांसी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें देखिएगा एल्कलॉइड में इफेड्राइन रहता है, खांसी का जो दवा होता है उसमें, दम्मा में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। बहुत से जिम्नोस्पर्म को बगीचों, पार्क तथा घर की छतों पर सुंदरता की दृष्टि से भी लगाया जाता है, आप घरों पे देखे होंगे। कवक युक्त तो पाइनस की जड़ को माइकोरल जड़ भी कहते हैं। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्लोराइड जड़ कहते हैं। जहाँ पे शैवाल रहेगा उसमें साइकस की जड़ जो होगा उसको क्लोराइड बोला जाएगा, जहाँ पे कवक रहेगा उसको माइकोरल रूट्स बोला जाएगा। सबसे मोटा जो होता है इसमें, सबसे मोटा तना टेक्सोडियम मैक्सिकनम नामक जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। इस साइको को हम लोग जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। ये पाया जाता है, सबसे मोटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आइए एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म यहाँ पे आपको ख़त्म हो गया। एंजियोस्पर्म मैं जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि आपका समय कम लगे और आप वीडियो को आराम से देख सकें। ये पादप का सबसे महत्वपूर्ण उपसमूह है जिनके बीज परतदार होते हैं या किसी अंग या अंडाशय में विकसित होते हैं। यानी आप देख लिए कि इसमें ओवरी जो होगा या कोई भी अंग है वो क्या होगा, डेवलप देखने को मिलेगा, जबकि एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं था। इसमें मुख्य पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, फाइबर, मसाले, पेय, फसलें, फूल, पौधे वाले एंजियोस्पर्म के श्रेणी में शामिल होते हैं। और इनका प्रयोग मुख्यतः अगर देखा जाए तो चिकित्सीय में किया जाता है। स्वाद के लिए लेटेक्स आपको पता है, लेटेक्स पौधे से रबड़ के उपयोग में उसका उपयोग किया था, वो एंजियोस्पर्म ही होता है। इस पौधे के तेलों का इस्तेमाल इत्र, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जाता है।
इत्र जो हो गया उसमें, उसके बाद से साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है इस एंजियोस्पर्म का। इसका गुण देख लेते हैं, इसका गुण क्या है। तो इसके गुण को अगर हम देखें, तो इस पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है और इसमें दोहरा निषेचन होता है, यानी बाइनरी फ्यूजन पाया जाएगा। इसके अलावा ये सेप्रोफाइटिक होगा, सहजीवी होगा, परजीवी होगा, कुछ स्वपोषी भी होता है, तीनों होता है, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ भी होता है। आमतौर पर स्थलचर होते हैं लेकिन कुछ जलचर भी होते हैं। स्थलचर का मतलब ये दोनों जगह पे पाए जाएंगे, इसमें जो पौधे होंगे दोनों जगह पे पाए जाएंगे, कुछ जल में भी पाए जाएंगे, कुछ स्थल पे भी पाए जाएंगे। और संवर्धनीय ऊतक बहुत अच्छी तरह से इसमें विकसित होगा। तो विकसित जब होगा तो इसमें केंद्रक भी पाया जाएगा और प्लस जाइलम और फ्लोएम भी आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो कुल मिला के इसमें देखें तो इसमें बीज भी मिलते हैं, इस पौधे में बीज भी मिलेंगे। और साबुन में, रबड़ बनाने में, सौंदर्य का जितना भी चीज़ें होती है उसमें, इत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग एंजियोस्पर्म को देखेंगे ना, अपने यहाँ भारत में देखें, उत्तर प्रदेश का एक कनौज जिला है जहाँ पे इत्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म को भी अगर हम बांटें तो दो तरीके से बांट देते हैं, चूँकि इसमें बीज होगा तो दो तरीके के पाए जाएंगे। एंजियोस्पर्म को दो तरीके से बांटा जाएगा, एक मोनोकोट और एक डाइकोट में। मोनोकोट का मतलब जिसमें बीज की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, बीजपत्र की संख्या एक होनी चाहिए। तो चौड़ी होने के बजाय अधिक लंबी होगी और इसमें कैम्बियम की बनी होगी। इसकी तन्ना जो होती है किसकी बनी होती है, कैम्बियम, याद रखिएगा। इसलिए सिर्फ ताड़ के पेड़ को छोड़कर इस श्रेणी के बाकी सभी पौधे बहुत कम ऊंचाई हो लेते हैं। इसमें अगर देखेंगे हम तो इसमें ताड़ है, ताड़ जो होता है सबसे बड़ा होता है, पौधा चौड़ा चौड़ा होता है सबसे। इसके बाद से जितने भी पौधे हैं लगभग छोटे देखने को मिलेंगे। इस सब में आपको आ जाते हैं जिसमें में मक्का, गेहूँ, धान, प्याज, गन्ना, केला, नारियल, ये जितने हैं सब किस में आ जाते हैं, तो सब एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं। गुण में अगर देखें इसका गुण क्या है, याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म में सारी चीज़ें, मक्का, गेहूँ, धान, प्याज, गन्ना, सारी चीज़ ताड़ को छोड़ के, और उसकी छोटाई कम होती है, पत्ता क्या होगा, चौड़ा चौड़ा होगा। गुण में देखेंगे तो इसमें एक ही बीज पाया जाएगा। पत्ती जो होगी ना, आप केला का पौधा देखे होंगे या पत्ती देखे होंगे तो कैसे उसमें पौधा हम देखिएगा ऐसे समानांतर सिरा विन्यास, ऐसे समानांतर सिरा विन्यास आपको देखने को मिलता है। मक्का के पत्ती पे भी आप देखे होंगे तो सिरा विन्यास जो होगा ना वो कैसा पाया जाएगा, समानांतर। और इन पौधों की जड़ें अधिक विकसित नहीं होता। मक्का का जड़ या केला का जड़ देखेंगे कि विकसित ही नहीं होता इसमें, लेकिन फल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, 3 या 3 के पंखुड़ी में भी पाया जाएगा। और कैम्बियम मौजूद, इसके संवहनी भाग में, जाइलम फ्लोएम में कैम्बियम मौजूद नहीं पाया जाता है। अब आ जाते हैं डाइकोटोलेंट पे, डाइकोट पे। तो डाइकोट में 2 पाया जाएगा, 2 बीजपत्री पाया जाएगा और पत्तियों का इनका जाल बना रहेगा। लकड़ी वाले पौधों को की सभी प्रजाति, दालें, फल, सब्जी आदि जैसे मटर, आलू, सूरजमुखी, गुलाब, बरगद, सेम, नीम, ये जितने हैं सब में डबल बीज पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पाए जाते हैं। और सब ये किस में आते हैं, अब आप सुन रहे होंगे तो पता चलोगे तो किस में आते हैं, तो सब आते हैं द्विबीजपत्री में, डाइकोट होते हैं। और मटर, आलू, सूरजमुखी, गुलाब, बरगद, सेम, ये जितने हैं सब इसमें आ जाएंगे। ये भी तो छोटे ही होते हैं, सब आ जाएंगे डाइकोट में। गुण अगर देखें बात करें इसके गुण की, तो इनके पौधे के बीज में 2 बीजपत्र पाए जाएंगे, सनवानी हिस्से में कैम्बियम होगा और पौधे के फूल में 4 या 5 गुणक की पत्तियां पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। एंजियोस्पर्म को भी 2 तरीके से बांटा गया, मैंने वही बता दिया, 2 बार आ गया है। तो मैं चारों चीज़ें आपको बता के लेके चला आया, सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी। अब इसमें एक पुष्प होता है तो पुष्प के अनुदैर्घ्य काट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। और क्योंकि ये मैं रिप्रोडक्शन में छोड़ दिया था कि पुष्पी पौधों में कैसे होता है, पुष्प में अनुदैर्घ्य काट क्या होता है, उसमें मैं छोड़ दिया था ताकि इसमें मैं बताना था, बोला था मैं कि इसमें बताऊँगा। तो उस चीज़ को आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। प्लांट किंगडम लगभग आपका ख़त्म हो चुका, आधे घंटे 30 से 35 मिनट में मैं ख़त्म कर दिया, जल्दी जल्दी मैं बताया हूँ। थोड़ा सा आप उसको भगा भगा के देख लीजिएगा, रिपीट हो जाएगा। तो 30 से 35 मिनट मैंने इसमें लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या जो छूटा हुआ है वो पुष्प के अनुदैर्घ्य काट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। एक सुंदर सा फूल आपको दिख रहा है, ये गुलाब नहीं है, ये अड़हुल का फूल है, गुड़हल का फूल है।
क्योंकि फूल का बात जैसे ही आता है तो आपका दिमाग कहाँ जाता है, ना तो कमल पे ना तो गुलाब पे, और आपको वैलेंटाइन याद आता है। वो चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं वो लेके आया नहीं। देखिए फूल है पुष्प की अंधेरी काट के बारे में। अंधेरी काट का मतलब उसका बनावट। देखिए ये फूल में देखते हैं तो जैसे पता है कि फूल में भी जनन होता है, इसमें मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। 2 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो आपको पता है कि मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। 2 तरीके से इसको बांटा जाता है। ठीक, अब एक चीज़ देखेंगे कि मेल पार्ट में जब देखेंगे तो मेल पार्ट में 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे आगे ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे जो रचना पाई जाती है उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। आप फिगर से रिलेट कर पाएंगे। सबसे ऊपर, फूल के सबसे ऊपर ये छोटा सा जो रचना दिखाई देगा वो क्या है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा उसको हम लोग कहते हैं। स्टाइल, सॉरी स्टाइल उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और नीचे की तरफ हम भागेंगे। जैसे ही देखेंगे तो जहाँ से वो ये पतली डाली की तरह रचना होगी जो ओवरी के ऊपर होगी, और जहाँ से बहुत सारे वो स्टाइल निकलेंगे आगे जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा वर्तिकाग्र। ये क्या है, फीमेल वाला पार्ट है। और उसी में सबसे नीचे ये फूला वाला जो भाग होता है जो एंथर के ऊपर पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ये पूरा रचना आपको जो दिखाई देगा, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये पूरा रचना आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ओवरी में आपको आ जाता है। ठीक है, और ये पूरा विकसित होगा, फूल होगा। उसी में नीचे आप जो देखेंगे ये गोल गोल रचना आपको जो दिखाई दे रहा है, स्क्रीन से दिखा देता हूँ। ये जो गोल गोल रचना आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो बीजांड है। और इधर का ये जितना पार्ट मैंने आपको बताया ये अंदर वाला ही है। ये जितना पार्ट मैंने बताया ये सब क्या है, फीमेल गैमेट है, उसी का अंड कोशिका है। अब आइए इस साइड में आते हैं तो इस साइड में जानेंगे। उसी तरह से मैंने बताया कि मेल पार्ट जो होता है पुंकेसर होता है, तो पुंकेसर 2 तरीके से बट जाता है। एक क्या होता है, एक तो होता है परागकोश। यहाँ से ये जो रचना निकलेगी और ये पीला जो रचना दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, जिसको हम लोग कोड़ी भी कहते हैं, कलिका भी कहते हैं, कलिका, तो वो क्या है, एंथर है। क्या आपको देखने को मिलेगा, एंथर, परागकोश। और उसके नीचे एक एकदम पतला सा रचना देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट, उसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। ये वाला जो है फिलामेंट है, फिलामेंट, समझ पाए। और यहीं पे क्या होता है, जब वर्तिका दूसरे से आएगा, कोई मिल जाएगा, नर जुग्मक और मादा जुग्मक, और वहाँ पे क्या होगा, ये रचना जो बनेगा जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। छोटा छोटा रचना दिखाई देगा, फूल को जब नोचेंगे तो पता चल जाता है, उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। अब अगर आगे हम आते हैं तो आगे अगर हम आएँ तो देखेंगे, इसी को नीचे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इम्पोर्टेंट है। नीचे से आप जाइएगा तो ये क्या है, ये इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। क्या बोलेंगे, पुष्पासन, यानी पुष्प जिस पे बैठा हुआ है उसको पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन में ये उसमें ग्रीन ग्रीन का ये जो रचना दिखाई दे रहा है जो पूर्ण विकसित है ही नहीं, इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। और यही बाह्य दल कहिए या अंकुड़ी भी कहा जाता है। आप भारतीय वन में देखिएगा या उसमें देखिएगा तो अंकुड़ी बोला जाता है, तो अंकुड़ी बोलते हैं। और इसमें ये फूल का ये ऐसा भाग जो पूर्ण विकसित है, कंप्लीट पूरा एकदम फूल विकसित है, उसको हम लोग बोलते हैं दल पंखुड़ी कहते हैं। दल और पंखुड़ी, दल और पंखुड़ी को मिला के हम लोग कौन सा अंग कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। सहायक अंग भी इसको कहा जाता है। तो आई होप आपको ये फूल समझ में आया होगा। कम समय में आपको पूरा फिगर से समझ में आया होगा। उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सब मैंने बता दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं जाके। चित्र मैंने दिखाया, चित्र को मैं बता दिया, अब उसको हम लोग देख लेंगे। पुष्परिन पेडिसिल सबसे नीचे था। पेडिसिल आपको कहाँ पे देखने को मिला, तो सबसे नीचे जो है ना, वो सबसे नीचे वाला वही है क्या, पेडिसिल। इसको हम लोग पुष्पासन या पुष्पवृंत के नाम से जानते हैं। तो सबसे नीचे देखने को मिलता है। अब सबका काम हम देख लेंगे। काम में इसकी विशेषता क्या है, तो ये क्या करता है, डंठलनुमा रचना होता है और पुष्प को पौधे से जोड़ता है। क्या क्या, पूरा फूल जो देखिएगा उसी पे बैठा है, डंटी वही डंठल के समान ये रचना है।
क्लियर। पुष्प को पौधे से जोड़ेगा। अब आते हैं पुष्पासन। उसके ऊपर जो पाया जाएगा जिस पे पुष्प पूर्ण रूप से बैठा है, यह सामान्यतः फूला हुआ चपटा हुआ रहता है और यह पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करता है, मतलब उसी पे वो फूल की तरह बैठा हुआ है। डंटी के तरह जो दिखाई दिया वो पेडिसिल था, उसके ऊपर वो आपको रेसिपेटल सा। अब बाह्य दलपुंज मैंने बताया कि फूल का सबसे बाहरी भाग होता है जो हरी पत्तियों के रूप में पाया जाएगा और सेपल मिलकर बाह्य दलपुंज का निर्माण वो करेगा। पुष्प की कलिका में आंतरिक अंगों की ये रक्षा करता है। कुरुगला मैंने दलपुंज बताया जो बाहरी भाग होता है, और बाह्यदल के भीतरी भाग को हम दलपुंज कहते हैं, और पेटल मिलकर दलपुंज का निर्माण करेगा। दल को हम लोग क्या बोलते हैं? पंखुड़ी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंकुड़ी। इनका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे गेंदा का फूल में अलग हो जाएगा, सब में अलग अलग होगा। ये दलपुंज कोरेला जो होता है अलग अलग चेंज हो जाता है। सेपल और पेटल जो होता है वही मिलकर सारा चीज़ का निर्माण करता है। अब आगे अगर आगे देखें तो इसका कार्य क्या है, तो इसका काम है कीटों व पक्षियों को आकर्षित वही करेगा। मधुमक्खियों में आप देखिएगा जैसे सरसों का फूल होता है, तो इसी कीट की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से उस पर वो चली जाती हैं और उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करती है खाने के लिए, इसी फूल की वजह से, कलर की वजह से, और उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। एक था स्टामेन जो था। स्टामेन क्या है? पुरुष का नर जनन भाग होता है। पुंकेसर मैंने बताया फीमेल पार्ट होता है, और पुंकेसर की संख्या लगभग भिन्न भिन्न होगी और दो भागों में बांटा जाता है, एक परागकोश में और एक फिलामेंट में बांटा जाएगा। दो तरह से, एक एंथर में और फिलामेंट में। और परागकोश से पुष्प जुड़ा रहेगा, इसी के अंदर परागण होगा जो निषेचन के पश्चात क्या हो जाएगा? वो सीड का निर्माण कर देता है। और ये द्विपाली चतुर्बीजधानी हो सकता है और इसमें परागकोश का निर्माण होता है। अब छठा देख लेते हैं, स्त्रीकेसर पिस्टिल। यह क्या करेगा? पुष्प का मादा जनन भाग होता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी होगी? 1, और इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मेल ऑर्गन भाग होता है पिस्टिल। पिस्टिल में देखें तो इसको स्टिग्मा में, स्टाइल में और ओवरी में बांटा जाता है। स्टिग्मा मैंने बताया कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो परागण के अवतरण हेतु काम करता है, पोलन ग्रेन का निर्माण में मदद करता है, सबसे ऊपर होता है, उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बीच में जब देख रहे थे, जो बीच वाला भाग था, फिगर से मैं दिखाता हूँ अभी, उसको हम लोग स्टाइल बोलेंगे। स्टाइल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, स्टाइल, और ठीक नीचे पाया जाएगा, उससे पतला होगा, ठीक नीचे पाया जाएगा। इसी में ओवरी को देखते हैं। ओवरी, तो ओवरी क्या होगा? वो आधार भाग होता है जो फूला होता है, पूर्ण रहेगा, और इसी में बीजांड स्थित रहेगा। कार्य क्या है इसका? तो अंडाशय से फल एवं बीजांड से बीज का निर्माण करना। तो ये पूरा था फूल के बारे में। 10 मिनट मैंने इसको आपको बताया, आप समझ सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। सबसे नीचे वाला डंठल वाला जो है उसको हम लोग पुष्पवृंत बोलते हैं, और ये वाला जो है पुष्पासन बोलते हैं। और इसमें जो पाया जाएगा वो बाह्य दल है, पूर्ण विकसित जो है उसको दल, और ये सबसे बाहरी भाग जो होता है उसको बोलेंगे पुंकेसर, परागकोश। और उसमें परागकोश को 2 तरीके से बांट दिया जाएगा, तंतु हो जाएगा। इस पार्ट में अगर आते हैं तो इस पार्ट में वर्तिका, अंडाशय और स्टाइल पाया जाएगा, और ये फूला वाला पूरा भाग अंडाशय हो जाएगा मादा जंगों के। फूल से आप याद कर सकते हैं, लिख लिख के आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें 2 चीज़ें मैंने कवर किया। प्लांट किंगडम इस वीडियो में आपका ख़त्म हो चुका, और प्लांट किंगडम में जो इम्पोर्टेंट था, कैसे जनन होता है, वो एक फूल के बारे में जो रिप्रोडक्शन में पढ़ना था, छूट गया था, उसको मैं इसमें बता दिया। तो सारी चीज़ पॉइंट को मैं कवर कर दे रहा हूँ। लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो ये भी आपका हो ही गया। छोटे छोटे चैप्टर है नहीं। एक वीडियो और आपका बनेगा जिसको हम लोग एनिमल किंगडम के नाम से जानेंगे। इसके बाद से क्लासिफिकेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 से 3 वीडियो आपको बनेगा, उसमें टिश्यू ख़त्म होगा और फिर सेल ख़त्म होगा। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। छोटा चैप्टर होगा, 20 से 25 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लिए मेहनत मैंने किया है काफ़ी ज़्यादा। तो आई होप ये नोट्स रुक के आप बना सकते हैं, PDF से आप तैयारी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं RP साइंस क्लासेज, कि वो मेरा पर्सनल है, RP साइंस डालिएगा तो वहाँ पे मैं PDF वहाँ पे क्या कर दूँगा, प्रोवाइड
कर दूँगा, ठीक है। या साइट पे भी जाइएगा तो दस्तक कंपटीशन क्लासेस का भी आपको देखने को मिल जाएगा PDF, तो वहाँ पे आप जाके आराम से देख सकते हैं। या RP साइंस क्लासेस पे भी आप देख सकते हैं, PDF आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लांट किंगडम से जितने भी रिलेटेड चीज़ें थी मैंने वो कवर करने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।